जय हिंद दोस्त, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमी कंपटीशन में। दोस्तों, ये जैसा कि आपको बताया गया था कि एसएससी जीडी बीएसएससी। अब देखिए जो दोस्त, अब जीके किसी का भी हो, जीडी के हो, बीएसएससी को हो, रेलवे के हो, जीके जीके होता है। अब ऐसा नाम के ऊपर लेबल लगा दिया जाए सिर्फ एसएससी जीडी, सिर्फ बीएसएससी, तो ये सब बहलाने वाला चीज होता है। जीके किसी का भी हो, जीके पास पढ़ना आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्या ये क्वेश्चन है क्या सिर्फ बीएसएससी में पूछेगा, जीडी में पूछेगा, नाम कहीं थोड़ी लिखा हुआ है, कहीं भी पूछ सकता है। तो हम लोग जीके पढ़िए, ठीक है। ये नहीं देखिएगा हम स्पेशल बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीडी के कर रहे हैं। जीके कहीं से भी हो, जीके पढ़ा कीजिए। मैथ किसी का भी हो, कहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम इसके ऊपर लिख देंगे स्पेशल जीडी स्पेशल जीडी, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से रोज जीके देखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है। तो इस उत्सव का नाम क्या है फ्रेंड? आप लोग गेस किए होंगे। इस उत्सव का नाम है पोला। क्या नाम है? पोला उत्सव, ठीक है। पोला उत्सव में बैल का हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है, क्योंकि बैल को ऐसा माना जाता है कि खेत को जोतने का काम करते हैं, बहुत मेहनत वाला काम है, इसलिए बैलों को सम्मान किसमें दिया जाता है? पोला उत्सव में दिया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछेगा, इसमें देखिए ऐसा याद रखिए कि जितना भी यहाँ चीज लिखा हुआ है ये सब महाराष्ट्र में मनाया जाता है। जैसे बोलेगा गुड़ी पड़वा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये भी महाराष्ट्र में है। लेकिन ये मकर संक्रांति ये बता है, मकर संक्रांति एक जगह में इसका अलग अलग नाम है, ओनम, पोंगल, मकर संक्रांति। ऐसे पंजाब में भी मनता है, गुजरात में भी मनाया जाता है, ये झारखंड बिहार वाला एरिया में भी मनाया जाता है। फिर मकर संक्रांति आता है 14 जनवरी के, इसे खिचड़ी भी हम लोग बोलते हैं। उस दिन बोला जाता है कि खिचड़ी खाना मतलब मकर संक्रांति में अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया पोला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बैलों के लिए महाराष्ट्र में, ठीक है। वैसे ये जैसे जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉस और मर्केसिया। मॉस और मर्केसिया निम्नलिखित में से किस में आते हैं? तो मॉस और मर्केसिया अगर आपसे पूछे, ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसमें आते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को याद रखिएगा, एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? पादप जगत का उभयचर। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ये ऐसे पेड़ मॉर्केसिया होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। वैसे जीव को क्या बोला जाता है या पादप को उभयचर कहा जाता है, यानी कि दोनों जगह जो रहता है उसे क्या हम लोग बोलते हैं? उभयचर के नाम से जाना जाता है। उसी तरह एग्जाम में बहुत क्वेश्चन होता है कि फर्न जो होता है, फर्न किस में आता है? ये आता है टेरिडोफाइटा में। इसमें आता है टेरिडोफाइटा में। फर्न आप लोग देखे होंगे जब कॉलेज स्कूल जाते होंगे तो झाड़ी झाड़ के इतना बड़ा बड़ा मतलब फर्न होता है, उसे काट के एकदम शो प्लांट जैसा समझिए, वो दिखावे के लिए उसमें कुछ फल लगेगा नहीं। आप एक और बात समझिए, ब्रायोफाइटा जो होता है ना, इसमें आपको पूछेगा जड़, पत्ता, तना, ये सब विकसित नहीं होता है, एकदम छोटे छोटे। आप समझिए मॉस है ना, इतना छोटा मतलब ऐसा घास टाइप का होगा, ठीक है। ऐसे समझिए कि एक घास है, इसका नाम क्या? मॉस और मर्केसिया। ये भारत के तरफ होता भी नहीं, ये बर्फीली इलाका में मॉस और मर्केसिया ज्यादा में देखने को मिलता है। जैसे आपको बोलेगा कनाडा, कहाँ? कनाडा वगैरह, जैसे ध्रुवों पे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों साइड में आपको मिलेगा मॉस और मर्केसिया। लेकिन फर्क अपने तरफ देखने को मिल जाता है क्योंकि स्कूल कॉलेज के समय इसको मतलब सजाने का प्रयोग करते हैं गार्डन बगीचा में, ठीक है। तो फर्क समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य का किस नृत्य का मतलब समझिए ना, थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो गया। एक प्रमुख शैली है, मतलब किस नृत्य में इसको मनाया जाता है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो ये मणिपुरी का, किसका? मणिपुरी का है। उस वही अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सतरिया किस राज्य में मनाया जाता है? सतरिया नृत्य किस राज्य का है? असम। इसका है असम का। इसका एक और याद रखिएगा, बिहू, बहुत एग्जाम में पूछता है बिहू। बिहू नृत्य कहाँ का? असम का। सतरिया कहाँ है? असम का। वहीं अगर आपसे पूछे कथक कहाँ का है, तो कथक बोलेगा उत्तर भारत। कहाँ का होगा? उत्तर प्रदेश नहीं बोलना है, इसे क्या बोलना है? उत्तर भारत, क्योंकि पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सब चारों तरफ क्या होता है? कथक होता है। क्या होता है? कथक, ठीक है। आगे है ओडिसी। एक नाम से क्लियर है, ओडिसी कहाँ होगा? जैसे ओडिशा में। कहाँ होना जाएगा? नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के
तरीके को पहचान करें, यानी कि आप प्रदूषण को यानी धुआं को कैसे कम कर सकते हैं। आप ध्यान दिए होंगे, कोई अगर पेट्रोल इंजन हो, पेट्रोल इंजन, कोई हो डीजल इंजन, डीजल इंजन देखे होंगे, बड़ा बड़ा पेट्रोल हुआ, इतना धुआं बस मानिए के बाद मुंह पर मारता है, मतलब काफी मात्रा में धुआं करने का काम कौन करेगा, डीजल इंजन कौन करेगा, डीजल। तो वहीं देखा जाए तो पेट्रोल क्या करता है, कम नाक के बराबर धुआं निकलता है। अगर वहीं देखा जाए प्राकृतिक गैस, जो अपने घर में हम लोग गैस पे खाना बनाते हैं, उस गैस को देखा जाए तो वहाँ भी नाक के बराबर धुआं निकलता है, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है कि आप इसमें से किस प्रक्रिया का यूज करके आप कम धुआं छोड़िए। उससे अच्छा है आप लकड़ी देखो, ठंडा उंडा में तापते होंगे, लकड़ी जला के हाथ लोग सेकता है, उस लकड़ी के दौरान अगर अच्छा से लकड़ी अगर नहीं जला तो धुआं बहुत ज्यादा देगा, उठ के लोग भागने लगता है। अगर वही अगर अच्छा से अगर जल जाए वो लकड़ी तो धुआं कम देता है। तो वही तो आपसे पूछ रहा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीका का पहचान कीजिए, कैसे कम कर सकते हैं। इसमें देखिए तो गुप्त ऊष्मा को कम करके नहीं, गुप्त ऊष्मा को भाप के रूप में होता है, उससे कोई कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके नहीं, दहन प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाकर, यानी कि उसमें आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन दहन की प्रक्रिया को तेज कर दीजिए, क्या कीजिए, तेज कर दीजिए, जल्दी जल्दी चलेगा, धुआं बनने का मौका ही नहीं मिलेगा, गोईठा लकड़ी पर आप घर में देखे होंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है दोस्तों, यहाँ एक पंचवर्षीय योजना है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, आप समझिए पंचवर्षीय योजना होता क्या है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना समझिए, ये पंचवर्षीय योजना क्या है। पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया, ये रूस से, भारत कहाँ से लिया है, रूस से लिया है पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या होता है, पंचवर्षीय योजना में 5 साल के लिए कोई प्लान लाया जाता है कि इस पर क्या मतलब, जैसे आप समझे उसी डायरेक्ट समझ लगा, जैसे बोलेगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब आया था, 15 मार्च 1950, कब आया था, 15 मार्च 1950। आप ऐसा समझिए पंचवर्षीय योजना का स्थापना भारत में कब हुआ, 15 मार्च 1950 को हुआ। वही अगर आपसे पूछे कि पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब चला, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगर आपसे ये पूछे प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चला, 1951 से 1976। अगर बोलेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था, कृषि पर, किस पर किया गया था, किस पर फोकस किया गया था, कृषि पर फोकस किया गया था 1976। अगर इस पर बोलेगा किस पर, कृषि पर फोकस किया गया था, ठीक है। अब बोलेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय, ये कब से कब चला द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1956 से 1961। अगर इसमें बोलेगा कि भारत सरकार इसमें 5 सालों के दौरान किस पर विशेष महत्व दिया गया था, इसमें फैक्ट्री पर, किस पर दिया गया था, उद्योग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि उद्योग में किस पर ध्यान दिया गया था, इसमें द्वितीय पंचवर्षीय, इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम में किस पर दिया गया था ध्यान, कृषि पर। तो उसी तरह ये सीरीज चलते रहेगा। अब आपसे पूछा है सातवीं पंचवर्षीय योजना, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चलेगा, तो सातवीं पर किस पर ध्यान दिया गया था, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न मतलब खाने पीने वाला चीज। अगर यही पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर, गरीबी उन्मूलन का मतलब होता है गरीबी हटा, पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसमें दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में नारा आया था, तो इस समय इंदिरा गांधी थी। पंचवर्षीय योजना, गरीबी उन्मूलन कब आया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था। अभी प्रेजेंट में आप याद रखिए, नाम चेंज हो गया, पंचवर्षीय योजना का नाम चेंज करके क्या हो गया, पंचवर्षीय, ये मोदी जी का कमाल है। पंचवर्षीय योजना काम वही है, जो योजना था काम वही है, बस नाम खाली चेंज हुआ है। तो पंचवर्षीय योजना से नाम क्या हो गया, नीति आयोग, क्या बन गया है, नीति आयोग, यही नाम हो गया है। नया नाम बोलेगा नीति आयोग का स्थापना कब हुआ,
1 जनवरी कब हुआ? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग कब बना? इसका भी काम क्या है नीति आयोग का? यही काम है जो पंचवर्षीय योजना पहले करते थे आज भी वही है, कोई परिवर्तन, बस मोदी जी इसका क्या करते हैं, नाम चेंज। तो आपके लिए दोनों इंपोर्टेंट है, याद रखिए पंचवर्षीय योजना पहला कब आया था? 15 मार्च 1950। कहाँ से? रूस से। कहाँ से? रूस से दिया गया था। और इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग 1 जनवरी 2015। क्लियर? यहाँ चलते हैं। निम्न में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था? कलिंगा युद्ध पूछा है आपको। बता दें कि कलिंगा का पड़ता कहाँ है? ये जो कलिंगा जगह है, कलिंगा, कलिंगा उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उड़ीसा का पुराना नाम कलिंगा था। पुराना नाम इतिहास में क्या मिलता है? उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? कलिंगा। कलिंगा, इसीलिए कलिंगा युद्ध से जाना जाता है। इस समय आपसे पूछ रहा है कि कलिंगा युद्ध हुआ कब था? कलिंगा युद्ध, कलिंगा ये आपसे पूछेगा कलिंगा युद्ध कब हुआ? 261 BC। कब हुआ था बाबू? 261 BC। कलिंगा युद्ध एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 261 BC में कौन इस पर, यानी कि मौर्य, ये तो साफ पता चला कि मौर्य वंश किया था, लेकिन उसका राजा पूछा उस समय, राजा कौन था? अशोक। प्रिंस कौन था इस समय? इसका आंसर क्या होगा? अशोक था। अशोक, ऐसा कहा जाता है कि कलिंगा युद्ध में जितने भी वहां पुरुष थे, मतलब जो लड़ने योग्य था, बच्चा और महिला के छोड़ के बाकी सबको काट दिया था। ऐसा कलिंगा युद्ध में माना जाता है। इतना न इतना अशोक खून इस युद्ध में बहाया लोगों का कि इस युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन होने के बाद क्वेश्चन पूछता है किस युद्ध के कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म को अपना लिया? अशोक किस धर्म को लास्ट में अपना लिया था? बौद्ध। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म। याद रखिएगा, वो अशोक अपनाया। ठीक है, इस युद्ध को इम्पोर्टेंट अशोक के लिए माना जाता है। अंतिम युद्ध अशोक का ये क्या था? अंतिम युद्ध था। इसके बाद ये क्या मान लिया? बौद्ध धर्म को। इसके बाद कोई खून अपने जीवन में नहीं लिया कर। ठीक है, समझ में आ गया? अशोक। अब आपसे पूछेगा कि मौर्य वंश था, यहाँ आया मौर्य, क्या आया? मौर्य। तो मौर्य वंश के बाबू आपसे पूछेगा स्थापना किसने किया था? मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका महामंत्री भी पूछता है विष्णुगुप्त या कौटिल्य, क्या बोला जाता है इसका? जो महामंत्री था, जो मौर्य वंश की स्थापना करने में मदद किया था चंद्रगुप्त का, उसका नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त कौटिल्य। ठीक है, इनका एक पुस्तक ये अर्थशास्त्र, नाम क्या है? अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है। तो यहाँ से आपको पूछेगा मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किया। कौन किया? स्थापना किया। क्या? स्थापना किया। अगर यही पूछेगा कि अशोक मतलब जितने थे ये लोग 100 भाई, ऐसा माना जाता है कि अशोक के कितने भाई थे? 100 भाई। इसके बाप के नाम क्या था? बिंदुसार। क्या था? बिंदुसार। ऐसा समझ। आगे कौन हुआ? चंद्रगुप्त। कौन हुआ? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। इसके बाद कौन हुआ? बिंदुसार। कौन हुआ? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन है? अशोक। कौन है? अशोक। अशोक। आप समझिए ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा अशोक के दादा के नाम क्या है? चंद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? क्या है? देखिए बाप हुआ, दादा हुआ, पिता के पूछेगा बिंदुसार, पिता के क्या हुआ? बिंदुसार। ये फिर एक बार उलट के क्वेश्चन पूछा चंद्रगुप्त के पोता के नाम क्या था? अशोक। क्या था? एक एक क्वेश्चन एक ढेर ढेर करते रहता है। ठीक है, तो बिंदुसार ही बहुत शादी किया था, ऐसा माना जाता है। इसका बेटा कितना था? बिंदुसार 100 से ऊपर शादी किया था बिंदुसार। तो अशोक इस सब भाइयों में से सबसे प्रबल और बलशाली था। अशोक अपने 100 भाइयों में से 99 भाइयों को मार दिया, सबको मार दिया अशोक। कौन मार दिया? एको को छोड़ के नहीं किया, एको के खाली जिंदा छोड़ लेता। पूछे क्या है छोड़ा था? साधु था। वो क्या था? साधु। साधु एक कोई धन दौलत से मतलब साधु है, वो तो जंगल में रहेगा, इसलिए एको के छोड़ दिया था, बाकी के मार दिया। एक अशोक जैसा था, इसी के मतलब एक प्रतिद्वंदी कोई ना कोई तो भाई रहेगा ना। सुशील था, इसका एक और भाई कौन था? सुशील को भी मार दिया, उसको भी नहीं छोड़ा था। ठीक है, अशोक की ये कहानी था, आपको समझ में आ गया? कलिंगा युद्ध कब हुआ था? 261 में। कहाँ हुआ? कलिंग में। कहाँ हुआ? कलिंग। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? यानी कि आपसे बोलेगा राष्ट्रपति, आपसे पूछेगा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद अगर आपसे पूछे, याद रखिएगा 5। किस में चर्चा है राष्ट्रपति का?
राष्ट्रपति का अगर बोलेगा कि पद कहाँ है, अनुच्छेद 52 में। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा, अनुच्छेद 52 में पूछा, आपसे पूछा कि चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, कैसे चुनाव होता है इसमें। तो इसमें चुनाव आप देखिए केवल राज्यसभा के सदस्य नहीं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचन सदस्य, ठीक है। और आगे देखिए केवल राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं, केवल संसद के दोनों सदन के निर्वाचन सदस्य, ये भी नहीं। आप इसका आंसर कौन होगा? क्यों? क्योंकि इसमें देखिए बोलेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग, इसका चर्चा अनुच्छेद 54 में। तो देखिए इसमें कौन कौन लेता है, संसद यानी लोकसभा कौन लेगा बाबू, लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, ये तो हो गया कंफर्म। उसके बाद क्या होता है, तीसरा होता है राज्य के लिए होता है, इसमें राज्य के विधानसभा, राज्य के विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, ये भी भाग। ऐसा ऑप्शन आप कभी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें, आप भूलिएगा कि दोनों किसमें, तो यहाँ लिखा है संसद के दोनों सदन, तो इतना दोनों ये दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद, ये दो सदन है, क्या है संसद के, क्या है सदन, इसी को यही एक वर्ड में लिख देगा, संसद के दोनों सदन लिख देगा, यानी लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद राज्य के विधानसभा के सदस्य हो जाएगा। तो ऐसा अगर ऑप्शन डी को देखा जाए तो ऑप्शन डी में किसका निर्वाचन होगा, ऑप्शन डी के अनुसार उपराष्ट्रपति, किसका निर्वाचन होगा इसमें, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, बस संसद के दोनों सदन लेता है, कौन लेता है, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके निकल गए। आपसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है, 54, किसके 54, राष्ट्रपति का पद किसमें है, 52 में। बोलेगा राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, क्योंकि राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति का तुलना ब्रिटेन के महारानी से भी किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के महारानी के भी कोई पावर वहाँ नहीं होता और राष्ट्रपति का भी यहाँ कोई पावर नहीं होता। तो एग्जाम में पर क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे किया जाता है, ब्रिटेन के महारानी से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है तपन कुमार पटनायक किस नृत्य शैली से संबंधित है और उन्हें संगीत नाट्य अकादमी क्या मिला उन्हें, आपको ये पूछा सिर्फ नृत्य, किस नृत्य से तपन कुमार संबंधित है, छौ से, किससे संबंधित है बाबू, छौ। ये छौ नृत्य होता कहाँ, झारखंड, कहाँ, ऐसे इसका जन्म देखा जाए, छौ नृत्य का जन्म कहाँ हुआ था, झारखंड के सरायकेला में, कहाँ हुआ था, सरायकेला। छौ का जन्म कहाँ हुआ था, सरायकेला खरसावां एक जिला है, उस जिला से छौ नृत्य का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ये उड़ीसा में भी छौ नृत्य होता है और पश्चिम बंगाल में भी होता है। हमसे वो तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं, हमसे पूछा तपन कुमार किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, छौ से, किससे है, छौ से। छौ को इंटरनेशनल दर्जा भी प्राप्त है, इसे रूस में झारखंड के द्वारा आयोजित भी किया गया था, इसलिए इसे इंटरनेशनल दर्जा प्राप्त है छौ नृत्य, ठीक है। ओडिसी पूछेगा कहाँ होता है, ओडिशा में। कुचिपुड़ी पूछेगा ये कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में, कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी कहाँ किया जाता है, आंध्र। सतरिया कहाँ होता है बाबू, असम, कहाँ होता है, असम, याद रखिए सतरिया असम, छौ झारखंड। आपसे पूछेगा छौ कहाँ कहाँ, तो पश्चिम बंगाल, क्योंकि पड़ोसी है, उड़ीसा पश्चिम बंगाल क्या है, झारखंड के पड़ोसी, तो उन लोग भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठ भाग यानी पीछे के भाग पर क्या चित्रित है, यानी आपसे पूछा है बाबू 2000 या नोट, ठीक है, 2000 के क्या पूछा है, 2000 के नोट, 2000 नोट के पीछे क्या है, ये पीछे 2000 के नोट के पीछे क्या, यही ना क्वेश्चन पूछा है, पृष्ठ भाग यानी पीछे की बात कर रहा है। तो इसमें अगर आपसे देखा जाए मंगल क्या स्थित है, इस पर मंगल या अब 2000 का नोट बाजार में उपलब्ध आपको नहीं मिलेगा, जो आ गया है आ गया, नया नोट अब छपता 2000 का नहीं। हाँ एक तरह से समझिए, बंदी समझिए, क्योंकि बाजार में जो है तो उसे, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास 2000 के नोट है, हम बैंक में दिए तो बैंक कहाँ दे देगा, डायरेक्ट आरबीआई को दे देगा, अब बाजार में वो नोट नहीं घूमेगा, समझ में आ गया। तो 2000 के नोट आपको देखने के लिए नहीं जल्दी मिलेगा, बहुत दिन पहले एक दिन हम देखे थे, हाँ सिक्का ना, अब सिक्का आया है, देखिए 2000 के नोट के पीछे क्या है, मंगल है। अगर उसी तरह ये तो मान लीजिए इसका आंसर हो गया मंगल, क्या हो गया, मंगल। यही अगर आपसे पूछे कि 500 के नोट के पीछे क्या है, 500 के नोट के पीछे
वही आपसे पूछेगा 200 के नोट के पीछे क्या है, 200 रुपए नोट के पीछे वही पूछेगा 100 रुपए के नोट के पीछे क्या है। आप टेंशन नहीं, आज के बाद कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा नोट के पीछे वाला, ठीक है। 100 रुपए के नोट के पीछे क्या है, 100 रुपए के नोट के पीछे 50 रुपए नोट के पीछे क्या है, 20 रुपए के नोट के पीछे क्या है, 10 रुपए के नोट के पीछे क्या है। आया है ना नया ये सब के सब क्या है नया। देख लेते हैं 500 के पीछे क्या है, लाल किला कहाँ स्थित है, लाल किला, लाल किला समझ में आएगा। 500 के नोट के पीछे क्या है, लाल किला स्थित है दिल्ली वाला। उसे 200 रुपए के नोट के पीछे पूछेगा तो क्या इधर सांची स्तूप, क्या है सांची स्तूप, सांची स्तूप एमपी में कहाँ स्थित है, आपका ये जीके भी है, कहाँ स्थित है एमपी में। वही अगर आपसे पूछे 200 रुपए के नोट के पीछे क्या है, रानी के बाग, क्या है रानी के बाग, रानी के बाग, ठीक है। 100 रुपए ये आपको पढ़ाएंगे गुजरात में पाटन में पड़ता है रानी के बाग। 50 रुपए नोट के पीछे क्या है, हम्पी, क्या स्थित है हम्पी, ये कर्नाटक में पड़ता है। हम्पी कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में, कर्नाटक में। रानी के बाग कहाँ पड़ेगा, गुजरात। आपके लिए जीके हो गया, एक तो नोट इधर से भी याद हो गया, उधर से क्या हो गया आपका जीके हो गया। वही पूछेगा 20 रुपए नोट के पीछे क्या है, एलोरा गुफा, क्या है एलोरा गुफा, एलोरा गुफा। ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, कहाँ है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। आपसे पूछेगा 10 रुपए नोट के पीछे है कोणार्क टेम्पल, कौन सा है, कोणार्क के सूर्य मंदिर, क्या स्थित है बाबू, कोणार्क के सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर। क्लियर हो गया यहाँ तक, यानी सब नोट याद होगा। इसमें आपको पता है तो लाल किला के पीछे 500, सूर्य मंदिर 10 रुपए के, रानी के बाग 100 रुपए के। क्लियर हो गया, कोई नोट पूछे आप उससे क्या दिक्कत है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काम का चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद हैं, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। अगर भारतीय संविधान में अगर पूछे, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान आपसे बात पूछेगा भारतीय संविधान के बारे में, ठीक है। हम लोग भारत के नागरिक हैं, कुछ तो पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा भी रहना चाहिए। तो पूछेगा आपसे भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, ठीक है। बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। क्लियर यहाँ। अगर आपसे पूछेगा इसे बनने में टाइम कितना लगा, बनने में समय 3 साल में 12 दिन कम कर दीजिए, 2 साल 11 महीना 18 कितना हो गया, 3 साल 2 साल 11 महीना 18, 2 साल 11 महीना। इसीलिए फुल इधर से दिया था कि 3 साल में क्या होगा, 12 दिन कम हो जाएगा, नहीं हो गया। टाइम कितना लगा टोटल बनने में, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। आज से बोलेगा लागू कब हुआ था भारतीय संविधान, लागू कब हो गया, 26 जनवरी 1950। इस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, ठीक है। अब स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये संविधान बोलेगा संविधान बना, इसमें कितना अनुच्छेद, आपसे अनुच्छेद पूछेगा कितना हो जाएगा, 395। कितना अनुच्छेद है, 395। अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान में भाग की संख्या कितना है, भाग की संख्या 22 कितना है 22। अगर आपसे पूछे अनुसूची कितना है, अनुसूची की संख्या कितना हो जाएगा 12। लेकिन बोलेगा आपसे कि भारतीय संविधान बनने के समय अनुसूची की संख्या कितनी थी, बनने समय, बनने के वक्त कितना अनुसूची था। ये कुछ बातें आप याद रखिए, आपको क्लियर हो गया। कितना अनुच्छेद हो गया, 395। अनुसूची कितना 12, बनने वक्त 8, भाग ये क्या हो गया, भाग ये हो गया अनुसूची, ये हो गया पहले। संविधान जब बन रहा था उस समय के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर।
स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीडी का पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलेगा एकदम विज्ञान मेरे तरफ से इसे रखिए, हर एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है? यहाँ पर क्या है? निलंबित नहीं कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये किस है 20-21 कौन सा आर्टिकल है? 20 और 21 आर्टिकल ऐसा है कि आप निलंबित इसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं आपातकाल। आपातकाल जो लगता है वो किस आर्टिकल के तहत लगता है? 352 किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अगर पूछेगा आर्टिकल किसमें लगता है? 352। लगाता कौन है? राष्ट्रपति। कौन लगाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपात कौन लगाता है? राष्ट्रपति। इसमें क्या निलंबित नहीं किया जा सकता है? आर्टिकल 20 और 21 को नहीं। तो आप देखते हैं कि आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 इसमें दोष सिद्धि का संरक्षण, दोष सिद्धि का संरक्षण, दोष सिद्धि का संरक्षण। वही अगर आपसे आर्टिकल 21 में पूछे तो इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये ऐसे दो आर्टिकल है जिन्हें भारत में आपात लग जाए, कुछ भी लग जाए, ये दोनों आर्टिकल को नहीं खत्म किया जा सकता। क्योंकि देखिए दो सीधी का संरक्षण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बेगुनाह है, उसे मतलब सजा मिल गया, वो अपना कोर्ट में मुकदमा ही नहीं लड़ेगा, मर न जाएगा, जीवन की बात है ना। इसीलिए दो सीधी का संरक्षण का चर्चा आर्टिकल 20 में है। वो आपात लगे कि कुछ रहे, कोर्ट में उसका सुनवाई होगा। समझ में आया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप इसमें और भी जोड़ लीजिए, भोजन का अधिकार, ज्यादा समझ में आएगा। भोजन का अधिकार, भोजन का अधिकार, ठीक है। आपसे पूछेगा निजता का अधिकार। क्या पूछेगा? निजता का अधिकार। ये सब किस आर्टिकल में चर्चा है? 21। भोजन का अधिकार यानी कि आपातकाल लगे कि कुछ लगे, पेट मानेगा किसी का, यानी भोजन आपको सरकार को मुहैया कराना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी करे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहने का मतलब है, बोलिएगा आपात लगे, आप बोलेंगे ना हम घूमबे करेंगे सब, तो वैसे नहीं ना होगा। आपका प्राण के मतलब चिंता है भारत सरकार के लिए, आप अपने घर में रहिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी आर्टिकल के चलते आपका हेलमेट भी चेक होता है। जब जाते हैं पुलिस पकड़ता है तो बोलता है हेलमेट काहे नहीं लगाया, क्योंकि वो आपसे पूछेगा आर्टिकल 21 में लिखा है प्राण एवं दैहिक, आपका प्राण और देह का रक्षा करना किसका जिम्मेदारी है? सरकार का जिम्मेदारी। इसीलिए आपसे हेलमेट चेक करवाता है। हेलमेट पहनिए के चलना चाहिए, ज्यादा ठीक है। अगर लॉन्ग ड्राइव पर अगर कहीं जाना है पहन लेना ज्यादा उचित रहता है। कब कौन जाना है? एक्सीडेंट पूछ के थोड़ी होता है, इसीलिए तो इसका नाम है एक्सीडेंट, घटना नहीं किसी को पता रहता है। तो इसी के मतलब कारण आपका हेलमेट भी चेक किया जाता है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछे और देखिए ऑप्शन 16 में है सरकारी नौकरी में समानता। 16 में किसका चर्चा है बाबू? सरकारी नौकरी में समानता। वही अगर आपसे 17 पूछे, 17 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे तरफ से याद रखिए। 17 छुआछूत किसका है? छुआछूत का अंत। क्या है? छुआछूत का अंत। इसे अगर संविधान की भाषा में बोला जाए अस्पृश्यता। क्या बोला जाता है इसे? अस्पृश्यता। जैसे लोग बोलता है तो गुम है, चमार हम तोरा में छुआएंगे नहीं, तो इस सब का अंत कौन किया? बी आर अम्बेडकर आर्टिकल 17 के तहत। आप बोल नहीं सकते हैं किसी को तो चमार भी बोलना है, बोलिएगा वो केस कर सकता है। ये सब नहीं बोलना, चमार दूसरा नहीं बोलना, हरिजन। क्या बोलना है उसे? हरिजन। भगवान का दिया हरिजन, हरि मतलब भगवान, जन मतलब आदमी, भगवान का दिया हुआ आदमी है, इसे हरिजन। हरिजन वर्ड कौन दिया था? महात्मा गांधी। कौन दिए थे? महात्मा गांधी। बी आर अम्बेडकर के चलते ही दिए थे। जब बी आर अम्बेडकर आए ना, दलितों का बात कर रहे थे महात्मा गांधी के सामने, महात्मा गांधी बात नहीं माने, क्योंकि उन्हें देश की स्वतंत्रता चाहिए था। अब बी आर अम्बेडकर को दुसाध चमार का स्वतंत्रता चाहिए था, दलित का चाहिए था। मुद्दा ये था, हमेशा बी आर अम्बेडकर बात किसका करते थे? दलितों का। महात्मा गांधी देश का। दोनों में पटरियां नहीं खाता था, दोनों अलग अलग थे। इसी दौरान तो पता किया जब चलेगा बी आर अम्बेडकर, बोली कौन है, किस कास्ट का है कि दलित का बात करता है, तो बोलते कि जात से मगहर है यानी चमार है, तब ना दलित का बात करता है। उसके बाद माइंड में इनका आया हरिजन संघ। किसका स्थापना किए? हरिजन संघ। बोला कि आज से कोई दूसरा चमार नहीं बोलेगा, सबको क्या बोला जाएगा? हरिजन। तो वही नाम दिए थे हरिजन महात्मा गांधी, ठीक है। तो आपसे छुआछूत बोलेगा तो किसमें हो जाएगा बाबू? आर्टिकल 17 में क्या बोला? अनटचेबिलिटी भी बोला जाता है।
वहीं अगर 18 में पूछे उपाधि का, इसमें किसका चर्चा है? उपाधि का। उपाधि का अंक किसमें है? 18 में। 19 में बोलेगा क्या है? बोलने का अधिकार। क्या है? बोलने का अधिकार या बोलने का स्वतंत्रता। बोलने का स्वतंत्रता किसमें है? 19 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला है 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल, डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष यानी एक वर्ष के दौरान 5 महाद्वीप के महासागरों, 5 महाद्वीप क्या बोला गया? देखिए 5 महाद्वीप के महासागरों को तैर कर पार करने वाला। देखिए क्वेश्चन तो बड़ी लंबा बना दिया, वहाँ आंसर नहीं है, आंसर तो इधर छिपा है। देखिए इधर कहा गया इंग्लिश चैनल, क्या यहाँ लिखा है? इंग्लिश चैनल। यहाँ देखिए लिखा है इंग्लिश चैनल। यहाँ देखिए ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। बोला इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इधर के नहीं पता है तो आप बना सकते हैं। मिहिर से। कौन थे पार करने वाले? मिहिर से। ये भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो क्या किए थे? इंग्लिश चैनल को उतर के। हाँ, ये आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश चैनल है कहाँ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। कहाँ स्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल ऐसा नहीं समझिए कि इतना अंग्रेजी बोले वाला चैनल होगा, आप समझिए इधर क्या है? इंग्लैंड है, ये क्या है? इंग्लैंड। इधर क्या है? फ्रांस। ये क्या है? फ्रांस। ये पानी है, इस मतलब ये दोनों के बीच में क्या है? जल। इसको इधर से उधर तैर कर चलेगा, इसी का नाम क्या है? इंग्लिश चैनल। ऐसा नहीं समझिए कि इंग्लिश चैनल इंग्लिश बोल कर पार करना होता है। ठीक है, अगर कौन से अक्षांश रेखा भारत के मध्य से यानी कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो देश के जलवायु को, ये तो एकदम फेमस क्वेश्चन है। कर्क रेखा कौन हो जाएगा बाबू? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री क्या बोला जाता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। वही आपसे पूछेगा 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोला जाता है? मकर रेखा। क्या बोला जाता है? मकर रेखा। 8 डिग्री बोलेगा तो 66.5 डिग्री को क्या बोला जाता है? आर्कटिक। 66.5 डिग्री यानी नॉर्थ। समझ में आ गया? भूमध्य रेखा किसे बोला जाता है? 0 डिग्री को क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा। या 180 डिग्री को क्या बोला जाता है? कोई दिक्कत? यानी भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर जाती है बाबू? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर। त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर। तो कितने होगा? 8 राज्यों से होकर कौन गुजरती है? कर्क रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में अरेबिका कौन सा कॉफी बोल रहा है? अरेबिका कॉफी की श्राद्ध में उगाई जाती है। ये दोस्तों आपसे पूछे कर्नाटक में एक जगह है, कर्नाटक में एक जगह है बाबा बुदन। पहाड़ी का नाम क्या है? बाबा बुदन। बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी। इस पर स्पेशली अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि बाबा बुदन किस लिए जाना जाता है पहाड़ी? अरेबिका कॉफी के लिए। किसके लिए जाना जाता है? अरेबिका कॉफी। अरेबिका कॉफी के लिए कौन जाना जाता है? बाबा बुदन। अरेबिका कॉफी। समझ में आ गया? बोलेगा भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कौन करता है? कौन राज्य उत्पादन सबसे ज्यादा कॉफी करता है? कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। कौन करेगा? कर्नाटक। हाँ, सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कौन करेगा? कर्नाटक। आपका आंसर मिल गया ना। अरेबिका किस्म की कॉफी कहाँ होता है बाबू? अगर यहाँ देखा जाए असम, क्या देखा जाए? असम। तो बोलेगा भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन करता है? उत्पादन आपसे पूछेगा कौन? असम। कौन हो जाएगा? असम। ये असम में सबसे ज्यादा चाय का, असम में एक जगह है जोरहाट। जगह का नाम क्या है? जोरहाट। जोरहाट में किसका होता है? जोरहाट में चाय अनुसंधान केंद्र। कौन सा अनुसंधान केंद्र है? चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? असम में। याद रखिएगा जोरहाट पूछ सकता है। जोरहाट। जोरहाट किसके लिए जाना पड़ रहा है? चाय के लिए। चाय के लिए। जोरहाट किसके लिए? चाय के लिए। पश्चिम बंगाल में पूछेगा ये किस चीज का खेती ज्यादा करता है? धान का। किसका करता है? धान का। कोई दिक्कत? धान का खेती कौन करता है? पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा खेती करता है। उत्तराखंड पहाड़ी में खेती नहीं होता है।
भारत को पहली बार संपूर्ण जनगणना कब हुआ था? यानी हम देखते हैं ना हर एक 10 साल पर जनगणना होती है ना। अभी अगर लास्ट टाइम देखा जाए भारत में 2011 में हुआ था, अभी 21 में होना था, लेकिन अब 24 आने वाला, अभी तक हुआ है कुछ कुछ में, लेकिन पब्लिश नहीं किया गया। अभी तक क्या हुआ है? पब्लिश ही नहीं किया गया, मतलब उसे जनता के बीच लाया नहीं गया है, अभी अंदर है, इंटरनल में। तो हम लोग मान के चलेंगे। इसमें हमसे पूछा कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, ठीक है? वो भी कैसा जनगणना पूछा हमसे? संपूर्ण। कैसा पूछा है? संपूर्ण। अगर देखा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में पहली बार जनगणना 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 कब हुआ? पहली बार जनगणना बाबू आपसे पूछेगा कब हुआ? 1872 में। कब हुआ था? 1872। ये पहला। इस समय कौन था? लॉर्ड नेहरू। अब बोलेगा कि भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड नेहरू। लॉर्ड नेहरू, ठीक है? अब देखिए 10-10 साल को शुरू करना था, इसके बाद अगला बना 1881 में। हम देखिए क्या लिखे? पहली बार जनगणना लिखे हैं, हम संपूर्ण नहीं लिखे हैं, ठीक है? तो आपकी क्या होगा? भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ? संपूर्ण जनगणना 1881। कब होगा? 1881। इस समय पूछेगा भारत का वायसराय कौन था? पूछेगा नहीं, एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन के। इस समय जो 1881 में संपूर्ण जनगणना हुआ था, इस समय भारत के वायसराय कौन था दोस्तों? इस समय पूछेगा लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में क्या हुआ था? पहली संपूर्ण जनगणना। कोई दिक्कत? अब इस समय से आपको देखा जाए तो हर एक 10 साल का होता है। अगला कब हुआ? 91। फिर कब हुआ? अगर चला जाए 1911 पर चलते जाइए ऐसे ही आ रहा है। तो 2011 तक हमेशा एक के बाद 11 के बाद 31 41 चलते रहेगा। समझ में आ गया नहीं? दोनों याद होगा। इसका आंसर कौन होगा? 1881। बोल रहा है सदनाथ पी.वी. बालाकृष्णन किस नृत्य से संबंधित है? क्या पूछा है? पी.वी. बालाकृष्णन किस नृत्य से संबंधित है? अगर पूछेगा कथकली, किससे संबंधित है? ये आप उतना मत याद रखिए। बालाकृष्णन एग्जाम में पूछता है, बालाकृष्णन किस नृत्य से संबंधित है? कथकली। किससे संबंधित है? कथकली। अगर यही आपसे पूछे कि भारतनाट्यम कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु। भारतनाट्यम कहाँ? तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी बोलेगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश। लावनी बोलेगा कहाँ किया जाता है? लावनी महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। लावनी और एक और याद महाराष्ट्र याद रखिएगा, तमाशा। कौन सा होता है? तमाशा। लावनी और तमाशा दोनों के दोनों कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है, ठीक है? भारतनाट्यम कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो कहाँ से प्रारंभ होकर गूदा तक जाता है। अगर बोलेगा खाना का पाचन कहाँ से शुरू होता है बाबू? मुंह से। खाना का पाचन कहाँ से शुरू होता है? खाना का पाचन मुंह से शुरू होता है। मुंह से शुरू होकर गूदा तक। कहाँ तक जाता है? गूदा तक। सुबह बाहर निकल जाता है ना, ठीक है? कहाँ तक जाता है? खाना का पाचन मुंह से शुरू होकर गूदा तक जाता है। सुबह सुबह क्या हो रहा है? बाहर हो गए। तो आपसे यही तो पूछा, मानव शरीर में भोजन का पाचन एक सतत नली से गुजरता है जो कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से। कहाँ से होगा? मुंह से। मुख गुहिका। कौन हो जाएगा? मुख गुहिका। समझ में? ग्रास नली से क्या होता है? खाना नीचे उतरता है। ये गर्दन के पास देखा जाए क्या होता है? ग्रास नली। इससे खाना क्या होता है? तो नीचे उतरता है, ठीक है? क्रामापुंजन विधि भी एग्जाम में पूछा है कि किस विधि से नीचे उतरता है? क्रामापुंजन विधि से क्या होता है? नीचे उतरता है खाना। यहाँ याद रखिएगा। ये जो बना होता है यहाँ गर्दन के पास, ये उपास्थि का बना होता है, ये हाथ नहीं होता है, मुलायम हड्डी होता है। इसलिए खाना को चबा चबा के खाना चाहिए। इना के हड्डी और काट देके अटका दिए नरेटी ऐसे नहीं करना चाहिए। आराम से खाना को प्यार से खाइए, क्योंकि अंदर सब के सब क्या है? मुलायम है, तो उसे नुकसान पहुंच जाएगा। फिर आप नहीं रहिएगा हड्डी खाने के लिए, दिक्कत हो जाएगा फिर आपको, ठीक है? 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रखिए। आपके नोट के रंग पूछ दिया है,
क्या बोला नोट के रंग, अगर 50 रुपए नोट के रंग अगर देखा जाए तो आपको फ्लोरेसेंट नीला दिखाई देगा। नया नोट बार देखना है कैसा दिखाई देगा, नीला 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 इधर देखिए ये देखिए 50 रुपए का हल्का नीला दिखाई दे रहा है ना, इसी को बोला जाता है फ्लोरेसेंट नीला। क्या बोला जाता है? फ्लोरेसेंट नीला 50 रुपए का नोट। ठीक है, अब देखिए आगे बोलेगा स्टोन ग्रे किसका रंग होता है? स्टोन ग्रे। एक आया चॉकलेटी भूरा, लेवेंडर, ये सब एग्जाम में दे सकता है। तो स्टोन ग्रे 500 रुपए का नोट का होता है। इसका 500 रुपए नोट के रंग कैसा था? स्टोन ग्रे। वहीं अगर आपसे पूछेगा चॉकलेटी भूरा किसका होता है? 10 रुपए का नोट। इसका होता है 10 रुपए। लेवेंडर किसका होता है? 100 रुपए का नोट। किसका होता है? 100 रुपए का नोट। समझ में आएगा? अगर लेवेंडर आपसे पूछेगा 100 रुपए। वहीं अगर 2000 नोट के पूछेगा तो नोट का रंग कैसा है? रंग पूछेगा मेजेंटा। कैसा है? मेजेंटा। याद रखिएगा कुछ बात। ठीक है, आगे चलिए। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा कब होती है? आपसे दिन पूछा है तो याद रखिए ठंडा, कुछ नहीं है। यहाँ पर पानी गिरता है ठंड के दिनों में गिरता है। और ठंडा कब लगता है? देखिए तो अक्टूबर नवंबर में। कब होता है? अक्टूबर नवंबर में। आज से बोलेगा कैसे होता है? उत्तर पश्चिम। किससे होता है? उत्तर पश्चिम मानसून से। तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा के तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा किस कारण से होती है? उत्तर पश्चिम मानसून। कौन होगा? उत्तर पश्चिम मानसून। ठंड के दिनों में तमिलनाडु को पूरी तरह से डुबा देता है उत्तर पश्चिम मानसून। जैसे समझ में आएगा अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य के सर्वाधिक महिला साक्षर है? सर्वाधिक महिला को पुरुषों साक्षर है यहाँ के। ठीक है, केरल। कौन हो जाएगा? केरल है ऑप्शन। हाँ, केरल। तो केरल के महिला क्या है? महिला और पुरुष दोनों। वहाँ ऑटो जो चलाता है टेम्पो वो इंग्लिश बोलता है। इतना मतलब साक्षर है वो कि कहीं ना कहीं उन लोग के एजुकेशन के अनुसार वहाँ व्यवसाय नहीं दिया जाता है। वहाँ पढ़ लिख के ग्रेजुएशन है इंग्लिश और बोलता है मतलब टेम्पो चलाता है और क्या बोलेगा इंग्लिश, लेकिन क्या व्यवसाय नहीं है उसके पास, स्टार्टअप ठीक नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो दोस्त आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और इस जो आप देख रहे होंगे बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए हर एक ऑप्शन को डिस्कशन कर पाना संभव नहीं है। हम तो कर देंगे लेकिन आप लोग छोड़ के भाग जाते हैं बीच में चैनल को, इसलिए जरूरी है जितना जरूरी है उतना आपको मिलेगा। तब तक जय हिंद।